हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं मिलकर डिस्कस कर रहे हैं अध्याय नंबर 2। जी हाँ, चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस चैप्टर का नाम है, हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाडलो, जैसा कि आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हो कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो समाप्त कर दिया था। आज की क्लास के अंदर नए टॉपिक पर बात करेंगे, और जो नया टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण पर। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो तो देखो, हेडिंग है अपने पास विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति। विकिरण की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन सबको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये क्या होती है ना? इसके बारे में किसने बताया? ठीक है ना? जी हाँ, सिंपल सी बात है, इसके बारे में किसने बताया? ठीक है, जी हाँ। चलो, तो अब हम यहां पर बात करें कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल बात क्या है, हाँ भाई, देखो, जेम्स मैक्सवेल नाम के जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया। और उन्होंने क्या किया, जो आवेशित पिंड है, आवेशित पिंड के लिए कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले ही बता देता हूं, आवेशित वो जिनके ऊपर चार्ज होता है, जिनके ऊपर आवेश होता है, उन्हें कहते हैं आवेशित पिंड। ठीक है ना? इनके बारे में किसने बताया? जेम्स मैक्सवेल ने आवेशित पिंडों के बीच में क्रिया कराई और बहुत छोटे लेवल पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। ठीक है ना? क्या? बहुत छोटे लेवल पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। ठीक है, जेम्स मैक्सवेल ने कब कराई क्रिया? 1870 में, 1870 की बात है। जेम्स मैक्सवेल में आवेशित पिंडों की क्रिया कराई, ठीक है, कराई, तथा स्थूल स्तर पर, स्थूल स्तर मतलब छोटे लेवल पर, है ना? स्थूल स्तर पर, स्थूल स्तर इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो क्या होता है? माइक्रो, मैक्रो, छोटी छोटी चीजें जो हैं उनसे, स्थूल स्कोपिक लेवल। स्थूल स्तर पर किसकी? एक तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। ठीक है, किस किस की? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। और जब ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करते हैं ना, तब इसमें और भी एक दो चीजें हैं जो समझनी है। क्या क्या है जो समझना है? ये सुनो,
चलिए, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण सब सही है भाई, है ना। चलिए, किसकी क्रिया कराई? आवेशित पिंडों की क्रिया कराई, और स्थूल स्तर पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं उनकी व्याख्या की। ठीक, फिर आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या आगे की हम लोग अगर बात करते हैं, हाँ जी, चलो, अब देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते ये हैं, ध्यान से सुनना लाडलो, है ना। चलिए, अरे यार इतनी सी बात पर चिंता कर जाते हो, ने आवेशित पिंडों की क्रिया कराई, बस खुश, इतनी सी बात है, इतना तो खुद भी कर लेते। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बताया कि आवेशित कण जो हैं उनको गति करने पर वो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या कह रहे हैं? एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, एकांतर क्रम मतलब एक साइड विद्युत क्षेत्र, दूसरी साइड चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? बताया कि विद्युत आवेशित कणों को, विद्युत आवेशित कणों को क्या कराने पर? गति कराने पर। ठीक है, क्या कराने पर? गति कराने पर वे एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब होता है एक साइड ये, एक साइड वो, है ना। जैसे देखो ऐसे लिख दिया ना, ए बी ए बी ए बी, तो ये एकांतर क्रम में लिख रहे हैं, एक छोड़कर एक। ठीक है, ये एकांतर क्रम होता है। ठीक है ना। चलिए, एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कौन से क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, करते हैं, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों है। आवेशित कण जिनके ऊपर आवेश होगा वो है। ठीक है ना। जी हां, ठीक। और जो ये उत्पन्न क्षेत्र है ना, ये विद्युत सॉरी ये उत्पन्न क्षेत्र जो है वो तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, और इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, किसके रूप में संचरित होंगे? तरंगों के रूप में संचरित होंगे। ये क्षेत्र तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। इन्हें ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विकिरण की जगह तरंग भी लिख सकते हो। ठीक है, यही कहलाएंगे, कहते हैं। अब ये होंगे कैसे भाई? होंगे ये कुछ इस प्रकार से कि एक साइड तो होगा अपने पास क्या? जी हां, विद्युत क्षेत्र, और दूसरी तरफ होगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? एक तरफ तो होगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इनके लिए किस प्रकार से होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ये किस प्रकार से होंगे वो भी बता देंगे हम आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है
इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार से होगी, ये सुनो। ये कुछ इस प्रकार से होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें से आप ये ध्यान से सुनना, जो ये लाल वाला भाग है ना, ये किसका घटक है? ये है विद्युत क्षेत्र का घटक। किसका घटक है सखा? विद्युत क्षेत्र का घटक। और जो ये नीला वाला भाग है ना, ये है लाडलो कौन सा घटक? चुंबकीय क्षेत्र का घटक। किसका घटक है? चुंबकीय क्षेत्र का घटक। ठीक है, हाँ बिल्कुल बनाना है चित्र, तो बिना चित्र के तो कहाँ काम चल रहा है। अब सखा इस पर ध्यान से सुनने की बात एक दो और बता देता हूं, जो आपको बहुत ध्यान से मन लगा के सुननी है। क्या है? ध्यान से समझो। आवेशित कणों को प्रवाहित किया जा रहा है। किसको? आवेशित कणों को। जब आवेशित कणों को प्रवाहित करेंगे तो अपने पास तीन अक्ष होंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है ना, ये तीन अक्ष होंगे, हम सब जानते हैं तीन अक्ष होंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक अक्ष पर तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होगा, एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के कंबाइंड लेवल ये बन जाएगा। ठीक है ना, जी हां, क्या? इन दोनों के कंबाइंडली ये बन जाएगा। अभी आप लोग यहां से समझो, ये है संचरण की दिशा, जिसमें तरंग जो है वो संचरित होगी। ठीक है, बाकी किसी चीज पर आप लोगों को ध्यान ही नहीं देना है, इसका कोई महत्व नहीं है अपने लिए, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, हालांकि ये मैं वैसे तो बता ही चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपने पास। डड 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 ऐसे चलती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे चलेगी। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। यहां से जो तीसरा अक्ष निकल कर जाएगा ना, जेड, उस पर ये तरंगे संचरित होने लग जाएंगी। देखो एकांतर क्रम में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया है, फिर वापस से विद्युत क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये लगातार चल रही है। एकांतर क्रम का मतलब एक को छोड़कर एक, ठीक है ना, उस क्रम में चल रही है। तो ये होती है अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती है सखा? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर लिख भी सकते हो आप आराम से। क्या है, किसका चित्र है ये? विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र है। ये चित्र विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो लिखना चाहो वो लिख दो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है ना, जी हां। सिंपल। अब देखो, एकदम सरल बात है ये। अब आगे की बात समझो। आगे की बात क्या है कि जो तरंग है ना, उसके कुछ गुण है ना। ये जो तरंग है, ठीक है, ये जटिल प्रकृति की होती है, लेकिन इसके कुछ सामान्य गुण भी है। सामान्य गुण क्या है? सबसे पहली बात तो अपने पास क्या होती है, ये सुनो। इस तरंग को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जल में, वायु में, ऐसे जरूरी नहीं कि उनमें, ये निर्वात में भी गति कर सकती है। ठीक है ना, किसमें गति कर सकती है? निर्वात में गति कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो हुई ये। तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत या वैद्युत एक ही बात होती है, कोई अलग अलग बात नहीं है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। जटिल प्रकृति की होती है, कॉम्प्लेक्स। कैसी प्रकृति की? जटिल प्रकृति की होती है, जटिल प्रकृति की होती है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। जब ये जटिल प्रकृति की है, किंतु
इनके कुछ सामान्य गुण भी हैं, नॉर्मल बिहेवियर जो रिप्रेजेंट करती हैं वो बताता हूं, ठीक है। इनके जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, सामान्य गुण, वो क्या है वो समझो, ठीक है। सबसे पहली बात, इन कणों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। इन कणों को किसके लिए, संचरण के लिए, मतलब गति करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है मतलब ये निर्वात में भी गति कर सकती है, नहीं होती है, अर्थात ये वैक्यूम में भी मोशन कर सकती हैं। गति कर सकती हैं, ठीक है। वैक्यूम में भी क्या करेंगी, मोशन करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेंगी सर, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जो यहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जी हाँ, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इनके संचरण की दिशा भी एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत बोले तो 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना, जी हाँ। आवेशित कणों से उत्पन्न जी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है, परस्पर लंबवत है तथा इनके संचरण की जो दिशा है दिशा भी परस्पर कैसी है, लंबवत है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है ना। कैसे एंगल पर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं सर, इसमें भी कोई बात नहीं है। और तीसरी बात, इनमें क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यह भी जानना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना, अलग अलग टाइप की होती हैं। बोले अलग अलग टाइप का मतलब क्या है सर, अलग अलग टाइप का मतलब यह है कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना, क्या इनके अंदर विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं, है ना, क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की किरणें होती हैं जो स्पेक्ट्रम बनाती हैं, ठीक है, जो क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम बोले तो विभिन्न प्रकार की जो विकिरणें हैं वो आपस में मिलकर एक चौड़ाई बना लेती हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रह्मांड में गति कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो तो हम क्या कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण अलग अलग प्रकार की होती है जिनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है ना, जी हाँ। तो ये एक साथ जब मिलेंगी तो एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेगी, स्पेक्ट्रम का निर्माण करेंगी, है ना। किसका निर्माण करेंगी, स्पेक्ट्रम का निर्माण करेंगे। और ये स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, किस तरीके से है, वो सब हमको देखना है। चलो ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण
चुंबकीय विकिरण भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जिनकी आवृत्ति व तरंगदैर्ध्य, क्या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन, सॉरी वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जब ये क्या आपस में मिल जाएंगी तो ये क्या बनाती हैं आपस में मिलकर, ठीक है। जैसे ये आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, ये आपस में मिलकर स्पेक्ट्रम का निर्माण करती हैं। ये सभी विकिरणें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। किसका, स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है। सभी आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, स्पेक्ट्रम बनाती है। और इनके जो क्षेत्र है ना वो अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है। इनके जो क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनके क्षेत्र तथा आवृत्ति निम्न प्रकार है। टेबल बना देते हैं एक, जिसमें बता देंगे कौन सा किस क्षेत्र में आता है और क्या उसकी आवृत्ति होगी, ठीक है। तो एक तरफ तो लिख देंगे इनका नाम। चलिए, कुछ लोग, अच्छा आप ये कह रहे हो कि सर मैंने 2-3 दिन पहले ही कोर्स परचेज किया है, मैं कहाँ से शुरुआत करूं। देखो, या तो आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग से शुरुआत करो भाई, है ना, या तो आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग से शुरुआत करो, पहली चीज ये है। अगर इस चैप्टर के स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं करते हो तो फिर स्टार्टिंग से ही शुरुआत करो, है ना। आवृत्ति क्या होती है, तरंगदैर्ध्य क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन सब के लिए मन के अंदर धैर्य रखो। देखो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोर्ड पर मैंने कोई वर्ड लिखा हो और उसका मतलब आपको नहीं समझाया हो। आप लोगों को मैं एक बहुत सिंपल बात बताता हूं, मेरी क्लास जितनी देर चलती है ना, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखा करो। मैं गारंटी से कहता हूं कोई भी तो वर्ड मिस नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब आप पहले से ही पूछोगे तो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा फोकस नहीं है। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखो, मुझे बड़ी स्क्रीन पर पढ़ो, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, बहुत अच्छा लिखता हूं, कंटेंट एकदम शानदार है। मैं अपने आप बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, खुद मैं बताऊंगा आवृत्ति क्या होती है, और सखा खुद ही मैं आप लोगों को तरंगदैर्ध्य जो है वो बताऊंगा, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए। हाँ, देखो, जबरदस्ती के कमेंट डालना शुरू कर दिया। एक भाई तो पागल हो गया कि सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब भाई तू कितने ही कमेंट करेगा ना, मेरी नजर में अब तुम नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट में चले जाओगे, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम 15 कमेंट कर सकते हो तो तुम्हारा पढ़ाई पर फोकस कैसे रह सकता है। सही बात है ना। और जो ज्यादा कमेंट करते हैं ना उनका तो मैं नाम भी नहीं लेता, ठीक है। हाँ, चलो, अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई क्षेत्र क्या है, आवृत्ति क्या है और उपयोग क्या है ना। तो एक तरफ तो क्षेत्र, एक तरफ आवृत्ति और लास्ट में उपयोग। क्षेत्र, आवृत्ति और क्या, उपयोग, यूजेज, ठीक है। क्षेत्र, आवृत्ति और उपयोग, ठीक। अब यहां से ध्यान से समझो। क्षेत्र सबसे पहले कौन सा होता है, रेडियो आवृत्ति क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, रेडियो आवृत्ति क्षेत्र। बढ़ते से घटते, मतलब घटते, वो बढ़ते क्रम में मैं बता रहा हूं आवृत्ति के,
पहला होता है रेडियो आवृत्ति क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? रेडियो आवृत्ति क्षेत्र। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁶ हर्ट्ज की। फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं इसको, ठीक है। उपयोग इसका करते हैं रडार में। कहां करते हैं? रडार में। यहां उपयोग आता है ये। दूसरे नंबर पर हम यहां बात करें, ये तो पहला हुआ। दूसरा इसका और उपयोग कहां है? हां, चलिए दूसरे नंबर पर बात करें तो ये सूक्ष्म तरंगों के रूप में काम में आती है। माइक्रोवेव जो होते हैं ना, सूक्ष्म तरंगे, उनमें, ठीक है। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र ये है 10⁻10 हर्ट्ज की। कितने हर्ट्ज की? 10⁻10 हर्ट्ज की। और इनकी अगर हम लोग बात करते हैं, क्या इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये रेडियो के, टीवी के, इनके प्रसारण में काम में आती है, ठीक है। किसमें? रेडियो, टीवी, इन सब के प्रसारण में, ब्रॉडकास्टिंग में, प्रसारण में। ऐसे ही हम लोग बात करें इसके पश्चात एक किरणें होती हैं अपने, ओके, सभी चैप्टर कराएंगे, हाँ बिल्कुल कराएंगे भाई साहब, रिवीजन भी कराएंगे, एक समय आने दो, सब समय पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवरक्त क्षेत्र, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड, ठीक है। अवरक्त क्षेत्र, सॉरी, हाँ, अवरक्त क्षेत्र, IR, इंफ्रारेड, ठीक है ना। अब देखो, इंफ्रारेड के बारे में हम लोग बात करें तो ये होती है 10⁻13 हर्ट्ज की। जब भी किसी पदार्थ को गर्म करना होता है तो ये काम में आती है, ठीक है। पदार्थ गर्म करने में, धूप में रख दो पदार्थ को, गर्म किसकी वजह से हो रहा है? इंफ्रारेड की वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विजिबल रेज, है ना। हाँ, कौन सी रेज? विजिबल रेज, जिन्हें कहते हैं दृश्य तरंगे। क्या कहते हैं? दृश्य तरंगे। दृश्य क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करें, नहीं भाई, माइक्रोवेव की 10⁻2 कैसे हो सकती है? आप खुद सोचो ना एक बार, ठीक है, खुद सोचो भाई। माइक्रोवेव जो होती हैं ये 10⁻10 होती हैं, ठीक है। चलिए, तो 10⁻15 हर्ट्ज होती है जो दृश्य तरंगे हैं। ये किसी भी वस्तु को दृश्यमान करने में काम में आती हैं, ठीक है, दृश्यमान करने में। ऐसे ही हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो लाडलो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो होती है पराबैंगनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पराबैंगनी क्षेत्र। यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र, यूवी, ठीक है। इनकी आवृत्ति होती है 10⁻16 हर्ट्ज। पहली बात ये। दूसरी बात, ये क्या काम आती है? काम ऐसे नहीं आती है, विशेष काम लेना पड़ता है, मगर यहां ये ध्यान रखो कि ये सूर्य की विकिरणों का एक भाग होती है, विकिरणों का एक भाग। किसकी? सूर्य की विकिरणों का एक भाग होती है। तो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के अंदर किरणें होती हैं वो सारी की सारी ये हैं। अब लाडलो ये किस प्रकार से स्पेक्ट्रम का निर्माण करती हैं वो भी तो पता हो, ठीक है ना। इनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे बनता है यार?
किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम जो है वो किस प्रकार का है ये भी तो देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना जी। स्पेक्ट्रम जो है ये देखेंगे तो ये इस प्रकार का कुछ स्पेक्ट्रम होता है। क्या इस प्रकार का कुछ स्पेक्ट्रम होता है, ये देखो। अब यहां लिख क्या रहा है, क्या क्या चीजें हैं वो सारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो यहां क्या क्या लिख रहा है, ये देखो, सबके लिए एक एक जगह लिख दूंगा। देखो इस तरफ और इस तरफ, मगर जब इस तरफ जा रहे हो, क्या उधर से इधर जा रहे हैं, तो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। इधर से उधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहां देखो इनको कहते हैं गामा किरणें, इनको कहते हैं एक्स किरणें। ये लिख रहा है पराबैंगनी किरणें, ये लिख रहा है अवरक्त, ये लिख रही है रेडियो, नीचे लिख रहा है रडार, टीवी, एफएम और एएम। बस ये है। अब लाडलो यहां से कुछ छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे। क्या, देखो भाई, यहां एक डिफरेंट कलर मैं ले लेता हूं जो इनमें मैच नहीं करेगा, तो वो कलर ले लिया मैंने, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो है, ये कलर ले लिया जो इनमें मैच नहीं करेगा। यहां से देखो क्या आ गया V, ये देखो क्या आ गया I, ठीक है। ये वाला देखो क्या आ गया B, ये देखो क्या आ गया G, ये देखो क्या आ गया Y, ये देखो क्या आ गया O, और ये बोलो क्या आ गया R। तो ये क्या बनाती है, विबग्योर बनाती है। विबग्योर बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। मतलब ये यहां पर एक स्पेक्ट्रम बनाती है। और आप लोग पूछ रहे थे स्पेक्ट्रम, 7 रंगों की पट्टी का स्पेक्ट्रम कहलाती है भाई साहब। ये 7 रंगों की जो ये पट्टिका है ना, इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। ये 7 कलर्स की जो बैंड है, 7 रंगों की जो ये पट्टिका है, यही क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रम कहलाएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक दो चीजों पर ध्यान देना। क्या, देखो पहली चीज, जो दृश्य क्षेत्र है ना, वो एकमात्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं, और वो कुल प्रकाश का बहुत छोटा सा भाग होता है। जो दृश्य क्षेत्र है इसके बारे में मैं बताऊं आप लोगों को। विजिबल जो रेज हैं, कौन सा क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है जो हमें दिखाई देता है। दृश्य क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए नीरज जल्दी करवा देंगे, चिंता मत करो, कल करवा देता हूं, है ना। हाँ ठीक है। दृश्य क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है जो हमें दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि यह प्रकाश का बहुत छोटा क्षेत्र है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा। कैसा क्षेत्र है, बहुत छोटा क्षेत्र है, किसका, प्रकाश का। साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनको अभिलक्षणित करने के लिए, ठीक है ना, जी हाँ, या इनको विभिन्न प्रकार से दर्शाने के लिए कुछ मात्रकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या इनके जो अभिलक्षण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल बनाना है, क्यों नहीं बनाना, सब कुछ बनाना है भाई, सारे डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है। जितने भी डायग्राम है वो सारे बनाने हैं आपको।
अब ध्यान से सुनो जो आगे बताने जा रहा हूं। आगे की बात इतनी है कि अपने पास ये जितने भी सब्सटेंस है ना, ठीक है, हाँ, जितने भी ये हमारे पास तरंगे होती हैं उनको दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इन सब को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए होता है ये सुनिएगा। क्वांटम संख्या में टाइम लगेगा अभी बेटा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं, प्रमुख गुण क्या हैं, या किसी भी तरंग का कोई भी विशेष गुण क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, विकिरणों के प्रमुख अभिलक्षण, अभिलक्षण बोले तो सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण मतलब गुण, अभिलक्षण बोलेंगे तो गुण बोलेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, है ना। अब लाडलो यहां पर ये ध्यान से समझो, ये कह रहे सर बेजानी है पिनाला के जैसे हो सकता है क्या ये? बेटा मैंने विबग्य और इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बेजानी है पिनाला ही है वो। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, ऐसे मत करो। जब आप ऐसी बात करते हो ना मेरा दिल टूट जाता है। कितने मतलब मैं तो इसलिए कर रहा हूं ना ये सब कुछ क्योंकि आप लोग तो भारत का भविष्य हो और आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो दिल टूट जाएगा छोटी छोटी बात। बैंगनी है ना, ठीक है, बैंगनी, बैंगनी बोले तो वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो जामुनी, ठीक है ना, बी फॉर ब्लू नीला, ठीक, हाँ, पीला येलो, यही तो है, ऑरेंज रेड, यही तो है, और क्या है। बेजानी है पिनाला, विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, G फॉर ग्रीन। बस डिजिट में टाइम आने पर समझाऊंगा कृष्ण, अभी समय नहीं है उनका। देखो इसके लिए हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें हमें आवश्यक हैं या क्या क्या इनके गुण होते हैं। देखो सबसे पहला तो गुण हमारे पास है इनका आवृत्ति, ठीक है। क्या है आवृत्ति? आवृत्ति बताएं तो फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा गुण है तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तीसरे नंबर पर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगले गुण की बात करते हैं। तो भाई साहब अगला जो इसके अंदर गुण है, ठीक है, चलिए बिल्कुल चित्रांश में बिल्कुल देख पा रहा हूं आपको, हाँ। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो ये होता है आयाम, जिसको प्यार से कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। चौथे नंबर पर हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पर होती है तरंग की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ वेव। और पांचवें नंबर पर हम लोग बात करें तो हमारे पास होती है तरंग संख्या, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर। देखो कुछ लोग जो है ना वो सच में बुद्धि नहीं लगाते हैं। क्या कह रहे हैं सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे भाई जब मैंने लिखा है तो मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, मतलब क्या मेरे तो यही समझ में नहीं आता आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि जो ये कमेंट बॉक्स मिला है इसका भरपूर फायदा उठाना है क्या, टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा बनानी है क्या, पता नहीं क्या चाह रहे हो। जब मैंने लिखा है तो बताऊंगा ही ना भाई। हाँ चलो, चलिए अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, आपके पास कोई तरंग है ना, वो किसी स्थान से गुजर रही है, ठीक है ना। देखो मान के चलो ये बिंदु है, एक तरंगाई गुजर गई, दूसरी तरंगाई गुजर गई, तीसरी तरंगाई गुजर गई, चौथी तरंगाई गुजर गई, पांचवी तरंगाई गुजर गई। सखा एक सेकंड में या हर सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी निश्चित बिंदु से, डिफाइनाइट पॉइंट, निश्चित बिंदु से, किससे? डिफाइनाइट पॉइंट से, किसी निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली किसकी संख्या? तरंगों की संख्या। किसकी? तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये भी सुन लो एक बार, है ना। क्या है दूसरी बात? ये देखो, दूसरी बात ये है कि इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसे न्यू से दर्शाते हैं। ये है न्यू से दर्शाते हैं। न्यू बनेगा कैसे? न्यू बनेगा ऐसे, वी लो, वी के पेट में क्या मार दो? पंच मार दो। वी के पेट में पंच मारते न्यू बन जाएगा। ठीक है ना। वी के पेट में पंच मारो, न्यू पीछे की, मतलब वी पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और ये पीछे चला जाएगा तो न्यू बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब रही बात क्या कि भाई आवृत्ति बराबर क्या? लाड लो, आवृत्ति बराबर हर सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या, तो 1/सेकंड मतलब समय। समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, या फिर केवल टाइम लिख दो, या 1/समय, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 1/आवर्तकाल लिखो या फिर समय लिखो, एक ही बात है। तो भाई यहां से न्यू बराबर क्या हो जाएगा? न्यू बराबर हो जाएगा 1/t। क्या हो जाएगा? न्यू बराबर 1/t हो जाएगा। ये बात हुई इतनी, मगर अपन इतने पर रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए आवृत्ति का मात्रक। मात्रक तो लाडलो, आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? आवृत्ति का मात्रक, तो आवृत्ति का मात्रक देखो क्या होगा। आवृत्ति का सूत्र क्या है? 1/समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहां लिखोगे 1/सेकंड। सेकंड यदि ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात कितनी हो जाएगी? -1। सेकंड की घात कितनी हो जाएगी? -1। या इसको कैसे लिख सकते हो? सेकंड इनवर्स लिख सकते हो ना, या कैसे लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आगे सुनो भाई, इतना तो लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। अब आगे की बात सुनो। आगे ये है, सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक जो है वो रखा जाता है हर्ट्ज, जिसको हम लोग Hz से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हो? Hz से प्रदर्शित करते हो। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट करा दो, बिल्कुल करा देता हूं नोट। ये लो, फटाफट फटाफट करो नोट, फटाफट। हाँ, चलिए, ये चित्र बनाना है आपको, पीडीएफ में से बना लेना, इसके लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, करो नोट।
करो फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करो फटाफट। पांच की पांच प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ओके नेक्स्ट। ये चित्र आप पीडीएफ से बना लेना, अभी ज्यादा टाइम नहीं देंगे अपन, है ना। चलिए, चुंबकीय जो विकिरण है उनके प्रमुख अभिलक्षण, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य, आयाम, तरंग की चाल और तरंग संख्या, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर आवर्ती की बात की है। चलिए, तो यहाँ हम ये सारी बातें कर चुके हैं। फिर तरंग दैर्ध्य और बाकी सारी चीजें जो है, तरंग की चाल है या आयाम है, और उसके अतिरिक्त तरंग संख्या, इस सब पर बात करूंगा। मगर सखा, अभी समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, तो मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।